Dear students, today is day 40, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेकेंड। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें भी एन टाइप, पी टाइप वगैरह वगैरह, उसके पीएन जंक्शन डायोड, उसका यूज़, रेक्टिफिकेशन वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कुछ और बातें। एक कहा गया है जेनर डायोड। ये मैंने आपको जो है पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब आप आते हैं रिवर्स बायस में तो आप पाते हैं कि साहब जो है शुरुआत में करंट बहुत धीमे धीमे फ्लो कर रहा है और अचानक जो है करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। ये क्या हुआ था मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ ये था कि रिवर्स बायस जब लगा था तो उसमें पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से लगा था। यहाँ फोर्सेस बहुत सारे लग रहे थे यह आपके डिप्लेशन लेयर के ऊपर, और ये अल्टीमेटली फोर्स पहुंच रहा था जो अंदर फंसे हुए हैं जंक्शन के अगल बगल इलेक्ट्रॉन और होल्स, वहां पहुंच रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अकेले नहीं चल रहे हैं, ये सब अपने साथ पूरा का पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं और वो पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक कर जाता है। ब्रेकडाउन की परिभाषा मैं आपको पिछले वीडियो बता चुका हूँ, इसको मैं दोहरा नहीं रहा। और बहुत बड़ी मात्रा में करंट यहाँ पे बनती है, करंट फ्लो करती है और वहां पे उसको हम नाम देते हैं क्या, जेनर वोल्टेज। और ऐसी स्थिति में जो ये बन के तैयार होता है उसको डायोड को हम नाम देते हैं क्या, जेनर डायोड। एक्चुअल में हम यहाँ पे जो है चाहते हैं, ये हमारा जो पर्पस है कि कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता रहे, ये कांस्टेंट है। ये हमने लगा रखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, जो कि इस समय जेनर वोल्टेज यहाँ पे लग चुका है। ख्याल रहे कि यहाँ पे जेनर वोल्टेज हम लगा चुके हैं। अब कहानी आगे की शुरू होने वाली है, ये बात ध्यान रहे। तो अब यहाँ पे जो हमने इनपुट जो लगाया है वो है फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे हम। और हुआ ये है कि ये तो फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे जो आते आते जो ये रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन डायोड का, ये धीमे धीमे करके बदल रहा है। कुछ ये इस अंदाज में बदलता है कि V बराबर आई आर। अगर I बदल रहा है तो R बदलता है, R बदल रहा है तो I बदलता है। यहाँ पे R के बदलने का तो कोई खेल है नहीं, I ही बदलेगा, जिसके बदलने से R बदलेगा और V बराबर आई आर कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज वाली बात होती है। आगे आ जाइए, एलईडी की बात करते हैं। बहुत फेमस नाम, इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जिसने जो है आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब को जो है बहुत हद तक के मार्केट से रिप्लेस कर दिया। कारण भी है, ज़्यादा एफिशिएंट है, लाइट उससे ज़्यादा है और जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है और इकोनॉमी भी ज़्यादा है, तो ये पैसे भी इसमें कम खर्च होते हैं, मीटर का बिल कम आता है। यही वजह है कि इसने यहाँ पे इस समय पिछले 1.5-2 सालों में, 3 सालों में काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन जो है मचा कर रखा हुआ है। मेडअप ऑफ GaAsP, ये GaP गैलियम फास्फोरस। फॉरवर्ड बायस में ये मोनोक्रोमेटिक रे यहाँ पे एमिट करता है और रिवर्स बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह से व्यवहार करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है, ये हमने फॉरवर्ड वोल्टेज में पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पे करंट हम है जो कि नाप रहा हूं मैं मिली एम्पियर में, और ये जो वोल्टेज लगा हुआ है इसको आप VF का भी नाम दे सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे यह देखते हैं साहब कि जो है कि अगर हमारे पास वोल्टेज कम है तो ये इंफ्रारेड रेज जो है पैदा करता है, फिर रेड कलर जो है प्रोड्यूस करता है, फिर अंबर कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के यहाँ पे जो कलर्स हैं वो आ रहे हैं। येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। ध्यान रहे, एलईडी में जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल किया जाता है। फोटो डायोड ये रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे ये CDS, SE, ZNS का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको फोटो वाली एनर्जी आपको मिले, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की आपको एनर्जी मिले, यानी कि ऐसी एनर्जी मिले जो कि आपके आंखों के रेटिना को सेंस करा पाए, तो ध्यान रहे जो पढ़ने वाली जो इंसिडेंट एनर्जी है मस्ट बी ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप, मस्ट बी ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब आ रही बात सोलर सेल की आ जाती है।
तो सोलर सेल बहुत ज़्यादा इस समय अभी उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी इसकी जो है कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बैठ रही है, तो आम आदमी के अफोर्ड से ये बाहर है। हालांकि एक बार अगर लग जाए, किसी तरीके से लग जाए, तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा खुद का पावर हाउस हमारे घर में होता है, जितना चाहें जब चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फिर भी कहा जाएगा कि अभी ये उतना ज़्यादा व्यवहार में नहीं आया है जितना कि अभी तक इसको आ जाना चाहिए था। कन्वर्ट करता है ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है विद थिन वॉल्स, वॉल थिन है। थिन वॉल्स के पीछे कारण क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, जो है सन रेज आ रही हैं, जब तक कि वो क्रॉस नहीं करेंगी, जंक्शन में नहीं पहुंचेंगी, तब तक के कैसे वहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट या डी एक्साइट कर पाएंगी। सन रेडिएशन कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। NiCd यानी कि निकल और कैडमियम, PVS, लेड सल्फाइड सेल के यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नाम हैं जो कि यूज में लाए जाते हैं। तो ये थे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स जो कि मैंने आपको बताया। यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी भी अगर पूछ दिए जाते हैं तो इसमें जो है सिंपल से हमने आपको सर्किट बताया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताया। इनको आपको एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान जरूर दे देना चाहिए। ये मेरे इन वीडियोस की आप लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता और आपके कैरियर को लेकर के ज़्यादा जागरूकता है, ताकि आप थोड़ा जागरूक रहें, नंबर कटने की संभावना थोड़ी सी कम रहे। ट्रांजिस्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला टॉपिक। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये सारी बातें याद हैं तो आप किसी भी ट्रांजिस्टर की किसी भी जगह पे आप उसकी वर्किंग देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। सुने, कहा जाएगा कि अगर एक पीएन जंक्शन डायोड को किसी एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो बन के जो तैयार हुई डिवाइस है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिस्टर है। पीएन जंक्शन डायोड को अगर हमने एन के साथ में जोड़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में जोड़ा, तो बन के तैयार हो रहा है एनपीएन। पीएन जंक्शन डायोड को अगर मैंने पी के साथ में जोड़ा तो बन के तैयार हो रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यानी कि हमारे पास हो गए दो टाइप के ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और एक पीएनपी। अगला पॉइंट है, यहाँ पे प्रेफरेंस हम एनपीएन को देते हैं। उसके पीछे कारण भी है, यहाँ पे दो जगहों पे इलेक्ट्रॉन का खांचा है और एक जगह पे पॉजिटिवली चार्ज होल्स का है, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी प्रोटॉन्स की होल्स के कोर की मोबिलिटी से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एनपीएन को। अभी बताई जाती है यहाँ पे कितने तरीके के रीजन होते हैं। रीजन कितने तरीके के हैं? यानी 3 तरीके के। एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। नाम से पता लग रहा है साफ, ये एमिट करने वाला है, ये बीच में बैठा हुआ जो भी ये एमिटर की तरफ से मिल जाए, और ये सी नाम से पता लग रहा है साफ, ये कलेक्टर है। अगली बात आती है, यहाँ पे एमीटर, बेस और कलेक्टर में सबके डायमेंशन एक जैसे नहीं रहा करते हैं। बेस का डायमेंशन जो है वो एमीटर और कलेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। इसका कारण समझें कि अगर ये आपके पास पीएनपी है या ये एनपीएन है, ये एमीटर मान लीजिए, ये बेस मान लीजिए, ये कलेक्टर मान लीजिए, ये एमीटर मान लीजिए, बेस मान लीजिए, कलेक्टर मान लीजिए, तो अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से होल्स चलेंगे और पहुंचेंगे कहाँ पे? कहेंगे एन टाइप, जो कि बेस में है। यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचेंगे। अब सवाल इस बात का है कि ये यहाँ के होल्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, क्या यूं ही निकल जाएंगे, अनटच निकल जाएंगे? कहेंगे ना, डिफ्यूज हो जाएंगे। जितने जितने होल्स यहाँ के जितने जितने इलेक्ट्रॉन से मिलते जाएंगे उतना उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता जाएगा, ध्यान रहे। तो ये डिफ्यूजन हो भी और बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, इसके लिए इसको हम रखते हैं क्या? रिलेटिवली थिन। ऐसा ही हर यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहाँ पे होल्स बैठे हुए हैं, तो डिफ्यूजन का अमाउंट कम रखने के लिए, 5 से 10% रखने के लिए ही बेस को रिलेटिवली थिन बनाया जाता है। अब बात आती है टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। तो 3 तरीके के यहाँ पे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाम से पता लग रहा है साफ साफ। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का
यूटिलिटी सबसे कम कह सकते हैं नहीं होती है। एक और बात सर्किट से रिलेटेड समझ लेंगे। एमीटर बेस जंक्शन आपको रखना होगा हमेशा फॉरवर्ड बायस में, बेस कलेक्टर जंक्शन आपको रखना होगा हमेशा रिवर्स बायस में। और एक बात यहाँ पे आएगी कि जो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे और जो आउटपुट आप पाएंगे वो कभी कभी हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है कभी कभी ज्यादा हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा यहाँ पे बेस लिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे लिया हुआ है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगली एक और बात, ये ट्रांजिस्टर बहुत चीप होते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये इग्नाइट हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ में एक खराबी भी है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाते हैं। इनकी लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ही ये झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इन बातों को ट्रांजिस्टर से लगी हुई इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। और अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एक्शन। एक ट्रांजिस्टर का मैं आपको एक्शन भी करके दिखाऊंगा। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉमन बेस है और पीएनपी है, पीएनपी है और कॉमन बेस है, एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनको देखने के लिए आप रेडी हो जाएं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टूडेंट्स हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस की बात करते हुए ये हमारे पास हो गया एक ट्रांजिस्टर, इसके हम 3 पार्ट करेंगे। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप, ये पी टाइप। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। और यहाँ पे ये हमने लगाया हुआ है, ये VEB है। इनपुट रेजिस्टेंस की भी आवश्यकता होगी, लगा दिया गया। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को ही पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, लगा दिया गया। आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ आपको बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पे आ जाएं तो ये बेस कलेक्टर जंक्शन है, पीएनपी है। होल्स 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 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 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 रहेंगे, होल्स रहेंगे यहाँ पे। और ये मैंने कहा था ये रिवर्स बायस में होगा, तो रिवर्स बायस में होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, VBC हो जाएगा, ये RO हो जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं आप, ऐसे हो जाएगा ये। और अब जरा इसकी वर्किंग जरा देखना शुरू करें कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे इन होल्स पे लग जाएगा फोर्स, कौन सा कहेंगे, रिपल्शन का। रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो ये भागेंगे इस तरफ को भागेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये करंट हो गई कौन सी कहेंगे, एमीटर करंट। 100 होल्स अगर भागेंगे तो लगभग 95 या 90 यहाँ पहुंचेंगे। 5% इलेक्ट्रॉन और 5% होल्स यहाँ पे कम पड़ गए। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए हैं इसको कौन पूरा करेगा। होल्स की कमी तो ये पूरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी कौन पूरी करेगा। तो इसके लिए जो मैंने अभी आपको रोक के रखा था, कहा था कि इसको मैंने अर्थ कर रखा है, इट हैज बीन अर्थेड, अर्थ कर रखा है। तो नतीजा क्या होगा कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये 0 हो गया है और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, तो ये करंट का फ्लो शुरू हो गया। कौन सा हो गया कहेंगे, ये बेस करंट है, दिस इज द बेस करंट। अब कुछ होल्स यहाँ पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जरा देखिए तो ये नेगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, इन होल्स को अट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो ये हो गया IE, ये हो गया IB और ये फिर हो गया IC। ये ऐसे चले जा रहे हैं और ये वर्किंग हमको यहाँ पे देखने में आ रही। अल्फा बराबर IC अपॉन IE हो जाएगा तब जबकि IB कांस्टेंट होगा, एंड दिस इज फॉर DC। अल्फा बराबर ही डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE होगा जबकि IB कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दिस इज द वर्किंग फॉर AC।
आप जानते हैं यहाँ से अगर 100 चले हैं तो 5 या 10 यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पे 90 या 95 पहुँचे हैं, तो वैल्यू कम हो गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है लेस दैन 1। इन बातों को यहाँ पे ख्याल रखने वाला है। अब यहाँ पे आप एक बात और देखेंगे, ये जो पढ़ चुके हैं इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ट्रांजिस्टर, करेक्टर, ये सारी बातें हो चुकी हैं और अभी आपका जो है ये वाला टर्म भी हो जाएगा अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन वाली बातें। अगली बात आएगी यहाँ पे कि बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, जबकि IE कांस्टेंट रहेगा और ये है फॉर AC, और बीटा बराबर IC अपॉन IB, जबकि IE कांस्टेंट है, ये हो जाएगा फॉर DC। एंड दिस इज द करंट गेन अगेन, लेकिन अब की बार क्या है, ये कहेंगे ये था कॉमन बेस और ये है कॉमन एमीटर के लिए। अब यहाँ पे एक बात आप देख सकते हैं कि IE, IB, IC है। अगर मैं यहाँ पे इस जंक्शन पे किरचॉफ रूल लगा दूं तो AC के लिए आप देख सकते हो कि IE बराबर IB प्लस IC हो जाएगा और AC के लिए यही चीज डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC हो जाएगा। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी और अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अल्फा की वैल्यू 0.95 देकर के बीटा की वैल्यू आपसे पूछता है। तो उससे पहले हमको जो है बीटा और अल्फा में रिलेशन तो पता लगे भाई। तो डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC, किसी चीज से रख के इसको डिवाइड कर दिया जाए तो डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC बराबर डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC प्लस 1 हो गया। और ये जो आ रहा है जरा ध्यान से देखें तो ये 1 अपॉन अल्फा आ रहा है, 1 अपॉन अल्फा आ रहा है। और ये देखा जाए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये हो रहा है 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो गया। 1 अपॉन बीटा बराबर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, यानी कि 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। जैसा कि मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि अल्फा की वैल्यू अगर 0.95 है तो बीटा की वैल्यू 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, 0.95 अपॉन 0.05 एंड द वैल्यू इज 19। ये हुआ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड दिस वाज द वर्किंग फॉर अ ट्रांजिस्टर, एक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। और पढ़ा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो इस तरीके से इनको शो किया जाता है। ये बातें आपको बतानी थी। उम्मीद है आप लोगों ने ठीक से बात को समझ लिया होगा। और एक बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि VI बराबर आप लिख सकते हो IE इंटू RI और VC बराबर IC, VO कर लीजिए, VO बराबर IC इंटू RO, ये आउटपुट और ये इनपुट के लिए। तो VO अपॉन VI बराबर IC अपॉन IE इंटू RO अपॉन RI। तो ये जो हमको पढ़ने को मिला ये क्या है, कहेंगे ये गेन है, आउटपुट अपॉन इनपुट की वैल्यू गेन है। आवश्यक नहीं है कि नाम गेन हो तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा ही हो, जैसा कि अभी हम लोगों ने अल्फा वाले केस में देखा था। तो यहाँ पे कहा जाएगा V गेन बराबर अल्फा इंटू R गेन हो गया। पावर का फॉर्मूला होता है VI स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर I स्क्वायर R अगर लिख सकते हैं तो पावर गेन बराबर करंट गेन का स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू में क्या R गेन भी हम लिख सकते हैं। ध्यान रहे इन बातों को। कुछ बातें स्टूडेंट जो है आप लोगों को और जान लेनी चाहिए। ये मैंने सब जो है बना कर रखा हुआ जो आपको समझाना है। ध्यान से देखिए तो ये NPN ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है, ये PNP ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। अभी मैंने आपको जो है एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर दिखाया था, उसमें देख सकते हो आपकी जो है एमीटर से करंट फ्लो कर रही थी टुवर्ड्स बेस, वैसा ही यहाँ पे दिखाया गया है।
तो ये IE हो गया, नीचे IB हो जाएगा, नीचे को IC हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे आपको ये बात पूरी समझ में आनी चाहिए कि ये हो जाएगा IB और ये हो जाएगा IC। अब यहाँ आ जाइए तो ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पे मैंने कहा था कि एमीटर बेस जंक्शन होना चाहिए फॉरवर्ड बायस पे। फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया कि P टाइप पॉजिटिव और N टाइप नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इधर की तरफ को P टाइप पॉजिटिव और N टाइप नेगेटिव एमीटर बेस जंक्शन, और रिवर्स बायस में बेस कलेक्टर जंक्शन होना चाहिए क्या, रिवर्स बायस में। यहाँ पे अगर करंट इधर को आ रही है तो जरूर करंट यहाँ पे इस वाले केस में बाहर को जाएगी, और ये सर्किट सिंबल होगा फॉर NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एम्पलीफायर की तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये आउटपुट के लिए है और ये इनपुट सिग्नल लगाया गया है बेस की तरफ। अब यहाँ पे आप इस बात को बस इतना से आप ऐसे समझ लें कि जब जो है मामला है आउटपुट का तो और इनपुट का, तो दोनों केस में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और V बराबर है IR, V बराबर है IR, और करंट जो है वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के लिए है लगभग बराबर, मतलब हल्का सा डिफरेंस होता है। लॉस वॉस जो है कंसीडर कर ले तो कम ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो V बराबर IR है। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा कहेंगे, विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है आउटपुट सर्किट का, तो वहां का वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द मेथड हाउ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। आ जाइए ऑसिलेटर सर्किट की तरीके से। दो यहाँ पे इंडक्टर लगे हुए हैं L और L'। ये आपका लगा हुआ है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस में लगा हुआ। आगे की बात देखी जाए तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल है कि हमको जो है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन पैदा कराने हैं। ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये इंडक्टर लगा हुआ है। कैपेसिटर जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू लगातार बदल सकती है। ये वैल्यू अगर लगातार बदल सकती है तो ये भी लगातार बदल सकता है। यहाँ पे आपको एक बात और बतानी थी कि ये पॉजिटिव फीडबैक की तरीके से यहाँ पे इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात आएगी यहाँ पे, आप इसका जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एज ए स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस भी होता है और रिवर्स बायस भी होता है। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, 0, यानी कि करंट इनफाइनाइट। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि करंट को ये ड्रॉप करा देता है 0 पे। यानी कि ये एक तरीके का लॉजिक गेट होता है, जो कि मेरा अगला वीडियो का इसका प्रोग्राम है कि ये या तो 1 पे काम करता है या फिर 0 पे काम करता है। इसी आधार पे काम करता है आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। इन बातों को आपको और ध्यान रखना था। इसी के साथ आज का डे 40 का जो वीडियो है एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।